बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने सोल्ड पास पेपर करना है 2022 का फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका कोर्स कोड है 301। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजन फंक्शन। तो एजन फंक्शन आर फंक्शन दैट आर अंडर द एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर रिटर्न द ओरिजिनल फंक्शन टाइम्स अ कांस्टेंट। एजेंट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर को ऑपरेट किया जाए तो वो फंक्शन हमें दोबारा मिल जाए वापस, और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। ऐसे फंक्शन को एजेंट फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल है जैसे ए कैप हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, और साई हमारे पास फंक्शन है। जब ऑपरेटर ने ऑपरेट किया फंक्शन के ऊपर तो हमें दोबारा से फंक्शन मिल गया, और साथ में जो स्मॉल ए है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे एजेंट वैल्यू भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल इसी तरह जैसे हमारे पास फंक्शन है e⁻m साई, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो उसका आंसर आया -m फाई। अब देखो -im ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको एजेंट वैल्यू कह देंगे। और उसके बाद जो फंक्शन है वो हमें दोबारा रिटर्न वापस मिल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर मीनिंग ऑफ साई एंड साई स्केयर। अब जो साई है इसको हम वेव फंक्शन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये क्या कहते हैं, किसी भी क्वांटम सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है कम्प्लीटली। जो वेव फंक्शन होता है सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन, इसका कोई फिजिकल मीनिंग इटसेल्फ अकेला ये कोई फिजिकल मीनिंग नहीं देता। जब तक इसके साथ कोई फंक्शन या कोई ऑपरेटर ना आके जुड़े तब तक ये कोई मीनिंग नहीं देता। इट शो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव होता है, ये किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड भी शो करता है। इट इनकोड्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम, और इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। ये जो साई स्केयर है ना, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या हमें प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की। साई स्केयर डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ density of finding the electron at that point in space. Psi square is interpreted as probability per unit volume of finding a particle in a particular region of space. Question number 2 है what is orthogonality of wave function. Orthogonality of wave function very important short question. Orthogonality of wave function is a property that states the product of two wave function integrated over all the space is zero. दो हमारे पास वेव फंक्शन हो गया, हमने उनको इंटीग्रेट करना है ऑल ओवर द स्पेस, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास जीरो आएगा। ऐसे फंक्शन को हम ऑर्थोगोनैलिटी वेव फंक्शन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दी गई है, टू वेव फंक्शन साई एन एंड साई एम आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड दे आर नॉट डीजनरेट वेव फंक्शन। ये क्या दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ना ही दोनों की एनर्जी इक्वल है। जबकि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है उसमें दोनों फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, वो डिजनरेट भी होते हैं, और अगर उनको इंटीग्रेट किया जाए ओवर ऑल दिस स्पेस तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। और ऑर्थोगोनैलिटी वेव फंक्शन ऐसे वेव फंक्शन होते हैं जो डिजनरेट नहीं होते, जिनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती, और उनको इंटीग्रेट किया जाए तो उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है विस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। विस्टर्न स्टैंडर्ड सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप है। यह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के तौर पे। आपको इसकी डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें एक हिस्सा एनोड होता है और एक हिस्सा कैथोड होता है। एनोड कैडमियम अमलगम और जो कैथोड होता है वो मरकरी का बना होता है। इसको इन्वेस्ट किया था एडवर्ड विस्टन ने इन 1893। इसकी कंस्ट्रक्शन में एनोड हमारे पास कैल्शियम अमलगम होता है, कैथोड मरकरी होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। अब ये किस तरह वर्क करता है, जो हमारे पास एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगी, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +2 चार्ज लेके आएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी, मरकरी सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो उधर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मरकरी बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ स्पेसिफिक कंडक्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होती है। 23% कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। जो कंडक्टेंस होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
और दूसरा कि स्पीड जिसके साथ जो आयंस है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि जो आयंस है वो स्पीड गेन करेगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। और इस तरह क्या होगा, आयंस की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी भी क्वांटम सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को। ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। हमें भी पता है किसी भी सिस्टम की दो तरह की एनर्जी होती है और उसको सम करने से टोटल एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इधर काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर लिखा होगा। वन डायमेंशन के लिए अलग ऑपरेटर लिखा है, 3 डायमेंशन के लिए अलग ऑपरेटर लिखा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे माइनस एच कट का स्केयर 2m को कॉमन ले लेंगे। एच कट के स्केयर की जगह h/2 भी लिखा जा सकता है। ये इसकी एंड इक्वेशन आ जाएगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन कंसंट्रेशन सेल्स विद टाइप्स। कंसंट्रेशन सेल्स द सेल्स इन विच EMF इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी occupying the physical transfer of material from one cell to one part of the cell to another part are called concentration cells। इसकी दो टाइप्स होती है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जिसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, अगर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स कहलाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन वन डिप्ड इन दी सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इसमें जो इलेक्ट्रोड है चाहे वो सेम मटेरियल के बनाएंगे लेकिन उसमें जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। आगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, सेल्स विद अमलगम इलेक्ट्रोड, सेल्स विद गैसियस इलेक्ट्रोड। Second type है electrolyte concentration cell. The concentration cell in which two electrodes are same having the different concentration of electrolyte. जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम कंसनट्रेशन के हैं और सेम मटेरियल से बनाए गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफरेंट, उसमें जो है कंसनट्रेशन डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड साइड की कंसनट्रेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड की कंसनट्रेशन हो रहा है, तो ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। एन एक्टिविटी कोफिशिएंट इज अ थर्मोडायनेमिक फैक्टर दैट signifies how much a real solution deviate from ideal solution, especially measure the effective concentration of a substance in a mixture by adjusting for interaction between molecules, allowing accurate calculation of properties like solubility and equilibrium constant. The value of one of equilibrium coefficient indicate ideal behavior while the deviation from one shows non-ideality. For ionic solution, the activity coefficient is strongly influenced by ionic strength, meaning the concentration of ions present with higher ionic strength leading to higher deviation from ideal behavior. जो हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक्टिविटी मेन जो एक्टिविटी है ना, ये हमें अफेक्टिव कंसंट्रेशन बताती है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में कितने जो आयंस है वो एक्टिवली प्रेजेंट है और कितने कंडक्टेंस में पार्ट कर रहे हैं। एक्टिव कंसंट्रेशन होगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट हमें बताता है कि कोई सोल्यूशन है वो कितना रियल है और कितना डेविएट कर रहा है आइडियल सोल्यूशन से। आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सारे आयंस ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और एक्चुअल कंसंट्रेशन इक्वल होगी एक्टिविटी के। ऐसे सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो रियल सोल्यूशन होता है वो ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसका मेन काम ये है कि ये हमें बताती है कि रियल सोल्यूशन है वो किस तरह डिफरेंट है आइडियल सोल्यूशन से और कितनी जो है उसमें कंसंट्रेशन अफेक्टिव कंसंट्रेशन। देन
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब फेराडेज सेकंड लॉ। फेराडेज सेकंड लॉ बताना है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। उसने कहा कि अगर कोई भी दो सेल्स हैं उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए और दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के बने हों तो उसमें से अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोसिटी पास करें तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना इक्विवेलेंट वेट था इलेक्ट्रोलाइट्स में। मैथमेटिकल फॉर्म है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ओवर वेट ऑफ मरकरी डिपॉजिट is equal to equivalent weight of copper over equivalent weight of mercury. Question number 10 है what is purpose of salt bridge in electrochemical cells। तो जो पर्पस है साल्ट ब्रिज का सबसे पहले आयोनिक कंडक्शन में हेल्प करता है। द साल्ट ब्रिज फैसिलिटेट फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकली नॉर्मेलिटी। और ये दो सोल्यूशन की मिक्सिंग को भी बचाता है। दी साल्ट ब्रिज सेपरेट्स दी टू हाफ सेल सॉल्यूशंस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मिक्सिंग एंड मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द साल्ट ब्रिज हेल्प्स टू मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल विच कैन अराइज फ्रॉम द डिफरेंस इन आयंस कंसंट्रेशन बिटवीन द टू हाफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेप्स इन्वॉल्व इन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, जिसके मेन 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन स्टेप होता है जिसमें जो एसिटाल्डिहाइड है वो रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। देन जो मिथाइल रेडिकल होता है वो दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ मिलके मीथेन बनाता है। दूसरा प्रोपागेशन स्टेप होता है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और एंड वाला जो स्टेप है उसको टर्मिनेशन स्टेप कहा जाता है। डिराइव हाफ लाइफ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है, इससे हमने हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी। इन ऑर्डर टू डिराइव हाफ लाइफ फ्रॉम इक्वेशन प्रपोज दैट जो टाइम है वो t 1/2 उसकी बेस पे 1/2 लिख दें, यानी टाइम हाफ है, और x जो है वो किसके बराबर है a/2 के। तो इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएंगी जिसे हम कहेंगे हाफ लाइफ इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ कैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड बाय हाफ लाइफ मेथड। वेरी इजी क्वेश्चन है। nth ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन होगी वो इधर लिखी गई है। t हाफ उसकी बेस में n डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/a की पावर n-1। हमने एक रिएक्शन कंसीडर करना है जिसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो a1 है और हाफ लाइफ है t1, और इसी तरह दूसरी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है a2 और उसकी हाफ लाइफ है t2। तो t1 के लिए क्या होगा, t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/a n-1 और t2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/a 2n-1। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे और हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी। फिर नेचुरल लॉग लेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचुरल लॉग जो पावर्स है वो शुरू पे आ जाएगी, तो n-1 शुरू पे आ जाएगा। फिर हमने इसको रीअरेंज किया, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो n-1 के साथ जो वैल्यू उसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगी। हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। So if we know two initial concentration A1 and A2, two half-life periods T1 and T2 of the reaction, then order can be calculated। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, order of reaction को। तो अगर हमें हाफ लाइफ भी पता चल जाए और कंसंट्रेशंस भी पता चल जाए तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन इन सच रिएक्शन द रिएक्टेंट gives 2 or more product by following 2 or more paths. Relatively high yield of product is obtained is one of the reaction which is termed as main or major reaction।
The other reaction are called side reaction. In parallel reaction, one certain is the main reaction which produce the maximum yield of the product, while the other reaction is side reaction. ऊपर वाली बात है side reaction in a chemical reaction that occurs at the same time as the actual main reaction but to a lesser extent. कह रहे हैं कि जो साइड रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन के साथ साथ ही होता है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है रिएक्शन के होने की वो बहुत कम होती है मेन रिएक्शन से. जैसे ब्रोमिनेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करनी है तो जो मेन रिएक्शन है वो ऑर्थो पे ब्रोमीन ऐड होगा, जो साइड रिएक्शन है वो पैरा पे भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है. तो ज़्यादातर मेन रिएक्शन क्या होगा कि ऑर्थो पे ब्रोमीन ऐड होगा. इसी तरह नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है, तो ऑर्थो पे नाइट्रेशन हो तो वो मेन रिएक्शन, लेकिन पैरा पे हो तो वो साइड रिएक्शन होगा. इसी तरह इसकी मज़ीद डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं. अब डिबाय-हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह हमने पिछले पास्ट पेपर 2023 के पास्ट पेपर में भी देखा था. डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ, उसमें था रिलेशनशिप हमने बताना था मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का आयोनिक स्ट्रेंथ के साथ, तो वो भी हमारे पास डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ ही है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए डिबाय-हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आप डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ ही लिखेंगे. तो डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था. इसको आपने देख लेना, पिछली वीडियो में मैंने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है. इसके पोस्टुलेट है, इसके क्वेश्चन में वैसे पोस्टुलेट नहीं पूछेंगे तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ का. ये आगे डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ की डेरिवेशन दी गई है. पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली देख लें, फिर ये राइट हैंड साइड वाली. इसको भी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. इसकी जो एंड इक्वेशन है हमें मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयोनिक स्ट्रेंथ के दरमियान रिलेशनशिप बता रही, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमने आयोनिक स्ट्रेंथ और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशनशिप के लिए कोई इक्वेशन ड्राइव करनी हो तो हम डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ ही लिखते हैं. आगे इसकी वेरिफिकेशन है, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है. तो 5 नंबर का शॉर्ट है, आप इसके पोस्टुलेट ना लिखे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद इसकी जो डेरिवेशन है वो कर लें. देन ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हीट ऑफ माइग्रेशन थ्योरी. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिजिड रोटेटर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर्स. रिजिड रोटेटर्स टू और मोर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट बॉन्ड लेंथ कॉल्ड रिजिड रोटेटर. ये रिजिड रोटेटर की डेफिनेशन है. अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोचेज हैं, क्लासिकल अप्रोच और क्वांटम अप्रोच. चूँकि हमारा जो चैप्टर था सिलेबस का हिस्सा था वो क्वांटम चैप्टर का नाम था, तो हमने क्वांटम अप्रोच को यूज़ करते हुए रिजिड रोटेटर्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी. यहाँ पे रिजिड रोटेटर का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, जिसमें हमने 2 पार्टिकल्स रिजिड रोटेटर दिए हैं जैसे M1 और M2, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है R1 और R2 है.
quantum mechanical rotation energy of the particle can be calculated by Schrödinger wave equation। 3 डायमेंशनल Schrödinger wave equation को यूज़ किया है। चूँकि रिजिड रोटेटर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं इसलिए हम उनको रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो P की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी। फिर हमने जो Schrödinger वेव इक्वेशन है इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखना है। पहले हमने 3 डायमेंशन वाली इक्वेशन लिखी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी को जीरो के इक्वल पुट किया और हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। दूसरी हमने इक्वेशन लिखी Schrödinger वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये इक्वेशंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्योंकि रिजिड रोटेटर में आर जो है वो स्मॉल वैल्यू है, सो ऑल द फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन आर विल बी ज़ीरो। तो आर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएगी। आर के अलावा जब बाकी वैल्यू हैं वो हम नीचे लिख लेंगे। तो पहली जो वैल्यू होती है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो सारी आर वाली होती है, उन सबको हमने इग्नोर कर देना। इग्नोर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब हमने फाई और थीटा का सॉल्यूशन निकालना है अलग अलग। एंड इक्वेशन निकालने के बाद जो इक्वेशन नंबर 8 है, देन हमने कैलकुलेशन की एनर्जी लेवल्स की। पहले जे ज़ीरो के इक्वल रखा है और एनर्जी जो आई है वो ज़ीरो है। व्हेन एनर्जी इज ज़ीरो इट्स मीन नो रेडिएट एनर्जी विच काज रोटेशन, सो मोलिक्यूल विल नॉट बी रोटेटिंग एज रोटेशन नीड्स एनर्जी। इसी तरह J1 के लिए, J2 के लिए, J3 के लिए और J4 के लिए निकाला है। एनर्जी ट्रांजिशन की डेफिनेशन लिखी, इसमें सिलेक्शन रूल का लिखा गया। ये रिजिड रोटेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सब का क्वांटम ट्रीटमेंट आपको ज़रूर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अप्लाई Schrödinger वेव इक्वेशन ऑन हाइड्रोजन एटम ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सिस्टमैटिक अप्लाई Schrödinger वेव इक्वेशन ऑन हाइड्रोजन एटम फॉर द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले हमने Schrödinger वेव इक्वेशन लिखनी इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। देन हमने साई की जगह उसकी वैल्यू लेट कर लेनी है, साई इज इक्वल टू आर आर ए थीटा बी फाई। इन तीनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग। 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले आर से, फिर थीटा से, फिर फाई से। फाई से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। 3, 4 और इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इन सबको हमने उठा के अपनी पोलर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट करने के बाद नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर हमने जो हमारी जो नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन 7 को, इसको हमने मल्टीप्लाई करना विद आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर आर ए थीटा बी फाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 8 बन जाएगी। चूँकि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो फाई का सोल्यूशन होता है, तो हम बताएंगे जो फाई है इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें हम खुद से बी फाई को ई की पावर -m5 कंसीडर कर लेंगे।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसकी वैल्यूज़ इक्वेशन 8 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 8 में जो 5 वाला हिस्सा है उसका सोल्यूशन है एम स्केयर माइनस एम स्केयर, तो माइनस एम स्केयर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन 11 बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रही है, इसमें जो एम है वो हमारे पास मैग्नेटिक नंबर है, जो 0 +1 +-1 +-2 और +-3 है। आगे इसकी सिग्निफिकेंस है, इट टेल अस अबाउट द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल्स बताती है, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है। अगला क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर के of third order reaction when initial concentration of all the reactant is same। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। सबसे पहले हम कोलिजन थ्योरी के लिए जो बाई मोलिकुलर रिएक्शन है उसके लिए जो एक्सप्रेशन दी जाती है कोलिजन थ्योरी में वो लिख लेते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन NAB e⁻⁻⁸ और P ब्रैकेट में लिख देंगे। जो NAB है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और P जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता क्या है? In collision theory of a reaction rate, the probability factor is dimensionless quantity and represent the likelihood that a collision between the molecules will occur with the correct orientation needed for chemical reaction to happen, especially acting as measure of how many collisions are truly effective in producing product। अब जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये हमें बताता है कि जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनकी स्पेसिफिक जो ओरिएंटेशन है, करेक्ट ओरिएंटेशन है वो चाहिए, और उनकी जो ओरिएंटेशन है और उनकी जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की जो बैरियर है उसको तोड़ने वाला जो रिएक्टेंट है ना वो ही आपस में कोलाइड करके, और जिनकी ओरिएंटेशन सही होती है वो ही आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट देंगे। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो हमें यही बताता है कि जो कोलिजन है उसमें जो दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल उनकी ओरिएंटेशन करेक्ट है या नहीं, या उनके जो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर है वो उसको क्रॉस कर सकेंगे कि नहीं। करते पी से रो से भी डिनोट किया जाता है, रो से तब डिनोट किया जाता है जब हम इसको कंसीडर करते हैं स्टेटिक फैक्टर के तौर पे। अब यूजुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो <<1 होती है, इंडिकेटिंग दैट नॉट एवरी कोलिजन लीड टू द रिएक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर सबसे पहले स्टेटिक फैक्टर का बता देंगे जिसमें रो यूज़ किया जाता है। रो काउंट फॉर द ओरिएंटेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ reactant molecules during the collision. Not all the collision are effective as molecule must be oriented correctly for the reaction to occur।
दूसरा इसका फैक्टर होता है एनर्जी फैक्टर। पी रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द रिएक्शन। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड इनिशिएट द रिएक्शन। तीसरा जो सिग्निफिकेंस है वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पी रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द रिएक्शन रेट। द शेप साइज एंड बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन अफेक्ट द लाइकहुड ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। हर क्वेश्चन का आंसर रिटन फॉर्म में खुद मैंने लिख के आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।